हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और आज की इस फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास में मैं आप लोगों को दूसरी वाली जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कैसे बनाई जाएगी इसके बारे में बताऊँगा। आप लोगों का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका सिलेबस मैंने देखिए आप लोग का पूरा कंप्लीट करा दिया है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। आपकी जो पहली वाली प्रैक्टिकल फाइल थी उसके बारे में मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बता दिया है कि आपकी जो फर्स्ट वाली प्रैक्टिकल फाइल होगी वो किस तरीके से बनेगी। उसमें देखिए आपको वैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित जो है फाइल बनानी थी। तो उसमें आप लोग को मैंने बताया था कि कैसे बुद्धि से संबंधित, कैसे अभिक्षमता से संबंधित, कैसे व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षणों को आपको फाइल में लिखना है। आज की क्लास में देखिए आपकी जो दूसरी प्रैक्टिकल फाइल है वो देखिए रिसर्च प्रोजेक्ट से संबंधित है। और इसमें भी आप लोगों को कई तरीके से लिखा गया है अथवा कर करके, तो आप लोग किसी भी एक टॉपिक पर अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है लिख सकते हैं। तो उसको लिखने का क्या तरीका होगा वो चलिए आज की क्लास में देखा जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो दूसरी वाली प्रैक्टिकल फाइल है कैसे बनेगी। ठीक, हाँ देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र और फिफ्थ सेमेस्टर की शिक्षा शास्त्र की आज की क्लास में मैं आप लोगों को देखिए आपके दूसरे वाली जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए आपका सिलेबस में इसको कैसे दिया गया है। तो आप लोग जब देखेंगे सिलेबस में तो दिखा गया है कि कोर्स 2 प्रैक्टिकल, कोर्स कोड क्या है E010503P और कोर्स का टाइटल क्या दिया गया है, रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है कि पहला दिया है कि शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, उन पर उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का अनुप्रयोग तथा प्राप्त परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या, ये दिया गया है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि किसी विश्वविद्यालय का भ्रमण करना है, फिर उसके बाद उसकी प्रोफाइल तैयार करनी है और उसके प्रशासनिक ढांचे पर रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक पर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना है। तो मैं आपको देखिए दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ और आप लोगों को जो सूटेबल लगे, जो सही लगे वो आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखकर अपने एग्जाम में अपने एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। जैसे देखिए पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि आपके हर प्रैक्टिकल फाइल का देखिए क्या होता है, एक कवर पेज होता है। जैसे देखिए मैंने पिछली क्लास में भी दिखाया था, यहाँ पर भी देखिए जैसे ये एक प्रैक्टिकल फाइल है तो इसके ऊपर का जो पेज है इसी को कवर पेज कहा जाता है। और इस पर देखिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, क्या क्या चीज़ें बनानी होती हैं। तो आप देखिए इस तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम होगा। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ दिया है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ। इसके बाद उस विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का लोगो होगा। लोगो का मतलब देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए लोगो दिया गया है। तो ये इस तरीके का आपका किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का लोगो रहता है, वो लगाना है आपको। उसके बाद फिर देखिए आपको अपने विभाग का नाम लिखा है, जैसे शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद इसमें देखिए प्रायोगिक कार्य रिपोर्ट। कोर्स का टाइटल देखिए आपका शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, उन पर उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का अनुप्रयोग तथा प्राप्त परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या। इसके बाद देखिए किसके द्वारा ये फाइल बनाई जा रही है, अपना डिटेल लिखेंगे, बीए पंचम सेमेस्टर, रोल नंबर, सत्र और किसको प्रस्तुत की जा रही है तो अपने शिक्षक का नाम और फिर उन शिक्षक को किस विषय से वो संबंधित हैं उनका ये लिखना है। उसके बाद आपकी फाइल की प्रस्तुति की तिथि, यानी आपने इस फाइल को किस दिन उनको प्रस्तुत किया, जमा किया, और स्थान लिखेंगे जहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो। इतनी चीज़ें आपको कवर पेज में लिखनी है। फिर उसके बाद देखिए फाइल के जो अंदर का पेज है, पहले पेज पर देखिए प्रायोगिक कार्य, फिर नीचे पाठ्यक्रम शीर्षक यानी अनुसंधान परियोजना, शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का प्रयोग और परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या। यानी पहला वाला जो टाइटल है ये लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा लिखेंगे, पेपर 2 लिखेंगे, विषय क्या होगा एजुकेशन और शिक्षा शास्त्र। फिर उसके बाद देखिए अगले पेज पर आप क्या हेडिंग डालेंगे, शोध परियोजना रिपोर्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें भी देखिए शीर्षक डालेंगे कि विद्यार्थियों की अध्ययन अभिवृत्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य जो है संबंध है वो उसका सांख्यिकी अध्ययन, यानी शिक्षा विद्यार्थी जो हैं उनके अध्ययन की जो अभिवृत्ति होती है और उनकी जो शैक्षणिक उपलब्धि होती है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसी का आपको सांख्यिकी अध्ययन करना है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता अपना नाम लिखेंगे, नाम, कक्षा, सेमेस्टर, रोल नंबर
और आपके जो सुपरवाइजर हैं, मार्गदर्शक शिक्षक, यानी आपने किन के सुपरविजन में, किन के गाइड में ये प्रोजेक्ट तैयार किया, तो उनका टीचर का नाम लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, संस्थान का नाम और उनका नाम, ये इस पेज में होगा। फिर देखिए अगले पेज में आप किसी भी देखिए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आपको एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए प्रमाण पत्र क्या है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थियों की अध्ययन अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध का सांख्यिकी अध्ययन शीर्षक से यह शोध परियोजना रिपोर्ट, अपना नाम लिखेंगे, द्वारा मेरे मार्गदर्शन में, यानी आपके शिक्षक का जो नाम रहेगा उनके द्वारा मार्गदर्शन में, कौन से सत्र में, तो 2025 और 26 लिखेंगे, या 2024-25 सत्र में पूर्ण की गई है। फिर यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, अपने मार्गदर्शक का हस्ताक्षर करवाएंगे, यानी ये प्रमाणित कौन करेगा, आपके टीचर। तो ये प्रमाण पत्र होगा इस अगले पेज में। उसके बाद में देखिए इस रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने कौन कौन सी सामग्रियां ली हैं उसकी सूची, यानी कंटेंट की सूची लिखेंगे। जैसे परिचय, अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य, तीसरा उद्देश्य, चौथा परिकल्पना, यानी आपने इन चीज़ों पर काम किया है। फिर उसके बाद देखिए परिभाषाएं, नमूना एवं उपकरण, डाटा संग्रहण की विधि, सांख्यिकी विधियाँ, फिर उसके बाद डाटा विश्लेषण और व्याख्या, फिर निष्कर्ष, फिर शैक्षणिक निहितार्थ, सुझाव और लास्ट में संदर्भ सूची यानी रेफरेंस। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए लिखनी है, जरूरी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले अगले पेज में शुरू करेंगे परिचय से, इंट्रोडक्शन से। तो परिचय में देखिए क्या लिखेंगे कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो मानव जीवन को समाजोपयोगी बनाने में सहायक होती है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जैसे अध्ययन की अभिवृत्ति, पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का परिवेश, शिक्षक का व्यवहार इत्यादि। यह अध्ययन देखिए विद्यार्थियों की अध्ययन अभिवृत्ति एवं उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंध को सांख्यिकी दृष्टि से जांचने हेतु किया जा रहा है। यानी आप जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में बताएंगे, इसको इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि यह जो आप करने जा रहे हैं इसकी क्या आवश्यकता है और इसका क्या औचित्य है, यानी आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इसकी क्या जरूरत है। देखिए वर्तमान समय में विद्यार्थी केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ज्ञान के वास्तविक उपयोग में अधिक रुचि रखते हैं। अतः यह जानना आवश्यक है कि विद्यार्थियों की अध्ययन अभिवृत्ति उनकी शैक्षणिक उपलब्धि को किस सीमा तक प्रभावित करती है। यह अध्ययन शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रति उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाने में सहायक होगा। तो ये होगा इसका आवश्यकता एवं औचित्य। अब फिर देखिए इस अध्ययन का क्या उद्देश्य है, आदमी आप ये जो रिसर्च कर रहे हैं, ये स्टडी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो देखिए उद्देश्य में होगा कि विद्यार्थियों की अध्ययन अभिवृत्ति को मापना, दूसरा क्या होगा विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का मूल्यांकन करना, और तीसरा क्या होगा कि अध्ययन अभिवृत्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध ज्ञात करना। फिर इसकी देखिए परिकल्पना आप बताएंगे, हाइपोथेसिस। परिकल्पना में देखिए क्या लिखेंगे कि अध्ययन अभिवृत्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं है। दूसरा परिकल्पना क्या लिखेंगे कि लड़कों और लड़कियों के अध्ययन अभिवृत्ति के औसत स्कोर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं, यानी इसकी दो परिकल्पनाएं आपको लिखनी है। इसके बाद देखिए जो मुख्य शब्द हैं उनकी कुछ परिभाषाएं, यानी इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी कुछ परिभाषाएं। जैसे अध्ययन अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो अध्ययन अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है कि अध्ययन के प्रति विद्यार्थी का झुकाव, रुचि एवं दृष्टिकोण, इसका मतलब क्या होता है अध्ययन अभिवृत्ति। और दूसरा शब्द देखिए क्या है शैक्षणिक उपलब्धि, यानी विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत। यानी आप जो रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें दो शब्द महत्वपूर्ण थे कि अध्ययन अभिवृत्ति और शैक्षणिक उपलब्धि, तो इन दोनों की परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए आपने कौन कौन सा नमूना लिया और कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए। तो नमूने में देखिए आप क्या दिखाएंगे कि 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिसमें 50 लड़के और 50 लड़कियां हैं। विद्यालय का नाम लिखेंगे कि स्थानीय क्षेत्र के 2 माध्यमिक विद्यालयों को चुना गया। उपकरण कौन सा इस्तेमाल किया गया, तो अध्ययन अभिवृत्ति मापन स्केल, जिसको राजू और सिंह के द्वारा तैयार किया गया उसको लिया। और दूसरा शैक्षणिक उपलब्धि यानी विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा अंक लिए। इन सारी चीज़ों को आपने उपकरण के रूप में लिया। अब फिर देखिए डाटा संग्रहण विधि आपने कौन सी अपनाई, यानी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या था कि डाटा संग्रह के लिए चयनित विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से अध्ययन अभिवृत्ति स्केल भरवाया गया तथा उनके परीक्षा परिणाम
विद्यालय से प्राप्त किए गए। तो ये आपका होगा डाटा संग्रहण की विधि। इसके बाद फिर आपने इसमें कौन कौन सी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया, तो सांख्यिकी विधियों में देखिए जैसे दिखाएंगे आपकी माध्य का प्रयोग किया आपने, मानक विचलन का प्रयोग किया, सहसंबंध का प्रयोग किया, और सहसंबंध में आपने कार्ल पियर्सन की उत्पाद क्षण विधि का प्रयोग किया। ठीक, देखिए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आपके पेपर में कि सहसंबंध में दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, एक कार्ल पियर्सन की है और एक स्पीयरमैन की। तो इसमें कौन सी विधि को आपने लिया, कार्ल पियर्सन की। अब देखिए डाटा विश्लेषण और व्याख्या लिखेंगे कि आपने कैसे डाटा का एनालिसिस किया और कैसे इंटरप्रिटेशन किया। तो देखिए अध्ययन अभिव्यक्ति वाला जो चर है इसमें देखिए टोटल नंबर आप कितने हैं स्टूडेंट, 100। इसमें देखिए मीन कितना आया 52.4, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8.6, कोरिलेशन कितना है 0.62। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि मध्यम सकारात्मक सहसंबंध। उसी प्रकार से देखिए शैक्षिक उपलब्धि में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, मीन कितना है 61.2, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 9.4। तो ये क्या था, डाटा का विश्लेषण। अब देखिए इसकी व्याख्या करेंगे कि सहसंबंध गुणांक जो है वो कितना है 0.62। इसका मतलब क्या होता है कि यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन अभिवृत्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य जो संबंध है वो मध्यम स्तर का सकारात्मक संबंध है। अतः परिकल्पना 1 जो है अस्वीकार की जाती है, यानी आपने जो परिकल्पना की थी कि इनके बीच में कोई सहसंबंध नहीं है तो वो परिकल्पना आपकी क्या हो जाएगी, अस्वीकार हो जाएगी, यानी गलत हो जाएगी। तो इसका ये आपका एनालिसिस। अब देखिए इसका निष्कर्ष लिखेंगे, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि विद्यार्थियों की अध्ययन अभिवृत्ति जितनी सकारात्मक होती है उनकी शैक्षणिक उपलब्धि उतनी ही अधिक होती है। दूसरा क्या है कि अध्ययन अभिवृत्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य जो है मध्यम सकारात्मक संबंध पाया गया। तीसरा क्या लिखेंगे कि लड़कों एवं लड़कियों की अध्ययन अभिवृत्ति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। तो ये आपका होगा निष्कर्ष। अब देखिए इस रिसर्च का आपके इस अध्ययन का क्या एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस है या क्या इम्प्लीकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोगिता है। तो पहले आप लिखेंगे कि शिक्षक विद्यार्थियों की अध्ययन अभिवृत्ति सुधारने हेतु प्रेरक शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करें, विद्यालयों में परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाओं की व्यवस्था की जाए, विद्यार्थियों को आत्म प्रेरणा और अध्ययन रुचि विकसित करने के अवसर दिए जाएं। तो ये आपका होगा शैक्षिक निहितार्थ। अब आप देखिए इसमें सुझाव देंगे, सजेशंस देंगे अगले किसी रिसर्च के लिए। तो क्या कहेंगे आप कि विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों पर समान अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा सुझाव क्या देंगे कि अभिभावक एवं शिक्षक के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। और तीसरा सुझाव क्या देंगे कि अन्य विषयों में अध्ययन अभिवृत्ति के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है। ये था सुझाव इसका। अब लास्ट में आप देखिए इसका रेफरेंस, संदर्भ सूची, यानी आपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कहाँ कहाँ से जो है मटेरियल या संदर्भ लिए, किस किस चीज़ का हेल्प लिया। तो पहला आप लिखेंगे बेस्ट JW 2006 शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ, दिल्ली प्रकाशन संस्थान, यानी बेस्ट JW की जो पुस्तक है शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ, आपने उसका अध्ययन किया और वहाँ से डाटा लिया। दूसरा देखिए आपने SK कुरैशी की सांख्यिकी विधियाँ एवं उनका प्रयोग नामक पुस्तक पढ़ा जो लखनऊ की नूतन प्रकाशन की है। इसके अलावा देखिए आपने N राजू और NP सिंह की पुस्तक पढ़ा जिसका नाम है अध्ययन अभिवृत्ति स्केल मैनुअल, ये NCERT नई दिल्ली की। तो आपने इन 3 चीज़ों से इसमें संदर्भ के रूप में उपयोग किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने पहले वाली प्रैक्टिकल फाइल में इस तरीके से लिखनी होगी और आपकी ये प्रैक्टिकल फाइल जो है लगभग 13-14 पेज में तैयार होगी। ठीक, उसके बाद फिर देखिए आपका जो दिया था यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल वाला वो अनुसंधान परियोजना जो कि दूसरा रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इसमें देखिए आपका क्या दिया था कि किसी विश्वविद्यालय का आपको भ्रमण करना था, यानी किसी विश्वविद्यालय में आप जाइए और वहाँ पर भ्रमण करिए। फिर उसके बाद क्या करिए कि उस विश्वविद्यालय की प्रोफाइल तैयार करिए और फिर दूसरा काम क्या था कि इसके प्रशासनिक ढांचे पर रिपोर्ट लिखिए, यानी विश्वविद्यालय के बारे में जाएंगे उसकी पूरी प्रोफाइल तैयार करेंगे। ठीक, तो आप देखिए उसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुतकर्ता का विवरण, यानी अपना नाम, क्लास, सेमेस्टर, रोल नंबर और कॉलेज का नाम। फिर उसके बाद आपके मार्गदर्शक शिक्षक, यानी किस टीचर की गाइडेंस में, किस टीचर की सुपरविजन में आप ये कर रहे हैं, तो उनका नाम लिखेंगे, उनका विभाग लिखेंगे और उसके बाद अगले पेज में क्या करेंगे, इसकी भी इंट्रोडक्शन देंगे, प्रस्तावना। देखिए कोई भी रिसर्च किया जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है, सबसे पहले उसका परिचय बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, तो इसमें क्या लिखेंगे कि किसी भी विश्वविद्यालय का अध्ययन हमें उच्च शिक्षा प्रणाली की
क्या है, संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था तथा शिक्षा के उद्देश्यों की व्यवहारिक जानकारी प्रदान करता है। फिर उसमें और क्या लिखेंगे कि इस परियोजना के अंतर्गत मैंने एक विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, वहाँ की संरचना, प्रशासनिक इकाइयों, कार्यप्रणाली और शैक्षणिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष रूप से मैंने अवलोकन किया, यानी खुद से जाकर मैंने अवलोकन किया। ये चीज़ें आप लिखेंगे प्रस्तावना। अब देखिए, आपने जिस विश्वविद्यालय का आपने भ्रमण किया उसकी प्रोफाइल तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए अगले पेज में हेडिंग डालेंगे क्या कि विश्वविद्यालय का प्रोफाइल, यानी आपको इसमें दो चीज़ें बनानी है, विश्वविद्यालय की प्रोफाइल और वहाँ की प्रशासनिक संरचना। तो पहले क्या करेंगे, विश्वविद्यालय की प्रोफाइल तैयार करेंगे, प्रोफाइल ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप देखिए जिस विश्वविद्यालय का भ्रमण करेंगे उस विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर उस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। आप देखिए बेहतर होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसी यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और जो परीक्षा में एग्जामिनर आपके आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने अपने ही विश्वविद्यालय का प्रोफाइल तैयार किया। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना स्थान लिखेंगे उस विश्वविद्यालय का, वो विश्वविद्यालय कहाँ पर है। फिर उसके बाद उस विश्वविद्यालय के संस्थापक या उनकी स्थापना का क्या उद्देश्य है ये लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय का प्रकार लिखेंगे, वो विश्वविद्यालय किस प्रकार का है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है कि राज्य विश्वविद्यालय है कि निजी है या मान्यता प्राप्त है या स्वायत्त है। उसके बाद फिर देखिए उसके कुलपति का नाम लिखेंगे, वाइस चांसलर का नाम लिखेंगे, फिर उसके कुल सचिव का, रजिस्ट्रार का नाम लिखेंगे, फिर उस विश्वविद्यालय में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक तरह मतलब एक्सपेक्टेड, आप अनुमानित स्टूडेंट लिखेंगे कि अनुमानित संख्या इतनी है। फिर उसके बाद उस विश्वविद्यालय में टोटल टीचर्स की संख्या कितनी है, अन्य कर्मचारी कितने हैं, फिर उस विश्वविद्यालय से कितने महाविद्यालय जो है अटैच हैं, संलग्न जो विश्व महाविद्यालय वो कितने हैं। इस यूनिवर्सिटी में देखिए कितनी फैकल्टी हैं, यानी कितनी संकाय हैं, जैसे कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, शिक्षा संकाय, विधि संकाय, प्रौद्योगिकी संकाय। इसके बाद देखिए इस यूनिवर्सिटी के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा। फिर उसके बाद देखिए इस विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियां किस प्रकार की हैं। देखिए इसमें लिखेंगे कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, विभिन्न विषयों में पीएचडी और परियोजना आधारित शोध कार्य संचालित किए जाते हैं। फिर देखेंगे कि इस विश्वविद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो सुविधाओं में जैसे पुस्तकालय है, प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी है, छात्रावास है, हॉस्टल है, खेलकूद सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, डिजिटल क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब है, ये सब सुविधाओं में लिखेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर विशेष उपलब्धियाँ क्या है इस यूनिवर्सिटी की वो लिखें, यानी इस यूनिवर्सिटी ने कुछ अचीव किया है तो क्या किया है। तो पहला लिखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसकी कोई अगर रैंकिंग है या नैक के द्वारा कोई रैंकिंग दी गई है तो उसको लिखेंगे, देखिए नैक के द्वारा प्रत्यायन लिखेंगे। फिर उसके अलावा प्रमुख शोध परियोजनाएं यहाँ पर कौन कौन सी चलाई गई हैं, अगर इस यूनिवर्सिटी को कोई भी पुरस्कार मिला है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी है यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल में। आप देखिए आप पार्ट 2 जो यानी बी है उसमें आपको लिखना है प्रशासनिक ढांचा, यानी इस विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जैसे सबसे पहले कुलपति के बारे में लिखेंगे। तो कुलपति देखिए क्या होते हैं कि किसी विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और ये शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं, विश्वविद्यालय की नीतियां निर्धारित करते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन हैं उनके बारे में लिखेंगे। फिर देखिए प्रोफेसर वाइस चांसलर हैं, तो ये देखिए कुलपति के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं तथा विशेष विभागों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर देखिए तीसरा जो है प्रशासनिक संरचना में रजिस्ट्रार होता है। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, देखिए प्रशासनिक कार्यों जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, दस्तावेजों का रखरखाव, परीक्षा का आयोजन और छात्रों से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी इनकी होती है। फिर अगला देखिए वित्त अधिकारी होते हैं, फाइनेंस ऑफिसर। ये विश्वविद्यालय के देखिए सभी आर्थिक लेन देन, बजट और वित्तीय योजना का नियंत्रण करते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला अधिकारी आता है प्रशासनिक संरचना परीक्षा नियंत्रण, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर। ये क्या करते हैं, परीक्षाओं का आयोजन, परिणामों की घोषणा और मूल्यांकन प्रणाली का संचालन करते हैं। फिर उसके बाद देखिए विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष आते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आते हैं। तो ये लोग देखिए क्या करते हैं कि प्रत्येक विषय के विभाग का नेतृत्व करते हैं, जैसे शिक्षण, अनुसंधान और विभागीय गतिविधियों का संचालन करते हैं। उसके बाद फिर देखिए अगली संरचना में शैक्षणिक परिषद आती है, एकेडमिक काउंसिल आती है। ये देखिए क्या होती है कि किसी भी विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था है जो पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित निर्णय लेती है। इसके बाद फिर देखिए आपकी कार्य परिषद आती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यह विश्वविद्यालय के वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णयों के लिए उत्तरदायी होती है।
तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में लिखनी है। इसके बाद फिर देखिए इसका अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे कि भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक ढांचा है वो सुव्यवस्थित और अनुशासित है। सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में निपुण हैं और शैक्षिक वातावरण को बनाए रखने हेतु समर्पित है। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष और सुझाव, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि इस परियोजना के माध्यम से विश्वविद्यालय की संगठनात्मक संरचना, प्रशासनिक प्रणाली और शैक्षणिक कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। यह अध्ययन उच्च शिक्षा की व्यवस्थाओं को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। फिर लिखेंगे सुझाव। तो सुझाव में क्या लिखेंगे सजेशन में कि विश्वविद्यालय में अनुसंधान को और प्रोत्साहित किया जाए, डिजिटल तकनीक का और अधिक प्रयोग किया जाए, तीसरा छात्र कल्याण हेतु अधिक कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। यानी इन 3 चीज़ों को आप सुझाव के रूप में लिखेंगे। और फिर लास्ट में आप इसमें रेफरेंस देंगे, संदर्भ देंगे। संदर्भ क्या देंगे कि आपने जो डाटा है, जो बातें हैं वो कहाँ से प्राप्त की, विश्वविद्यालय के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की। तो विश्वविद्यालय की जो आधिकारिक वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है हर विश्वविद्यालय की, तो आपको उस पर पूरी डिटेल मिल जाए। क्योंकि आप विश्वविद्यालय में जाके एक एक अधिकारी के ऑफिस को ढूंढेंगे, उससे अच्छा क्या है कि आप उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे और सारे अधिकारियों की डिटेल आपको क्वालिफिकेशन के साथ मिल जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा क्या है कि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, आप वो भी वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। फिर इसके अलावा कुल सचिव कार्यालय से प्राप्त जानकारी, आप कुल सचिव के कार्यालय में जाएंगे, वहाँ से भी जानकारी मिल सकती है आपको। और चौथा प्रत्यक्ष अवलोकन एवं साक्षात्कार, यानी कुछ और काम क्या होगा संदर्भ में कि आप खुद से जाकर बहुत से अधिकारियों से, बहुत से कर्मचारियों से क्या करेंगे, बात करेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें रेफरेंस के रूप में इतनी सारी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपकी ये दोनों जो टॉपिक की फाइल बनाई जा सकती है। आपके स्कूल या कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे पहले वाली फाइल बनवाई जा रही है या दूसरी वाली। यदि अगर आपके टीचर कह रहे हैं कि दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो बना लीजिए, तो आप लोगों को जो सही लगे एक फाइल तैयार कर लीजिए और आपका ये प्रैक्टिकल का कार्य उस तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तुम इस क्लास में देखिए बस यहीं तक। अब इस तरीके से देखिए आप लोगों का 5th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मेरे तरफ से कंप्लीट करा दिया गया। अब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करिए। मेरी आप लोगों को जो है शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं। आप लोग अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में परफॉर्म करिए और इसके बाद आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद रिजल्ट आएगा और हम लोग आपके अगले सेमेस्टर में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू।